तो साइंटिस्ट आगे अपना चैप्टर नंबर 6 है जो कि हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो अपना +2 क्लास का है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इस 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि अपना कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो साइंटिस्ट इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर कराऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कराऊंगा, आपको एक ही बार में कंप्लीट चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट वैसे तो देखें तो कॉन्टिन्यूटी को आप बोल सकते हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी को क्या बोल सकते हो? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और जो अपना डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशियबिलिटी को आप बोल सकते हो डेरिवेबिलिटी या फिर डेरिवेबल बोल सकते हो, ठीक है। एक बार आप इस डेरिवेबल को छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस का केस करेंगे, उसके बाद में ही डेरिवेबल को देखेंगे कि डेरिवेबल क्या होता है। एक बार इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले आते हैं साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो साइंटिस्ट जैसे कि आपको इसके अंदर नाम से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ लगातार बने उसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। लगातार बनने का मतलब है कि किसी फंक्शन का ग्राफ बीच में कहीं भी ब्रेक ना हो। जैसे कि आपको बिल्कुल एग्जांपल भी देके बताऊंगा ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कोई भी आप फंक्शन मान सकते हो। आपको पता है y = f(x) होता है, यानी कि x की फॉर्म में एक फंक्शन होता है जिसको हम y बोलते हैं, ठीक है। y = x वाला कोई फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूस है या नहीं है कैसे पता करेंगे? यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ है वो लगातार बन रहा है या नहीं बन रहा, ये इसके लिए चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आप सबसे पहले तो ये देखिए, एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, सपोज आप कुछ भी मान सकते हो, y = x², ठीक है। x वाला कोई फंक्शन है जिसको हम y बोलते हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको मैंने अच्छे से बता दिया, लगातार, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ लगातार बने। तो हमें साइंटिस्ट यहाँ पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है अपना, इसका ग्राफ लगातार बनेगा या नहीं बनेगा, इसका ग्राफ बीच में कहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा, ठीक है। जो ग्राफ बीच में टूट जाता है उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट इसका ग्राफ बनाते हैं। तो साइंटिस्ट y और x आपको अच्छे से पता है, जैसे जैसे हम इसके अंदर x की वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकलती जाएगी। इसके अंदर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगी। x की वैल्यू 2 डालोगे, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू जब आप माइनस के अंदर डालोगे, -1 डालोगे तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। आप -2 डाल सकते हो तो भी इसका 4 ही आएगा। अब साइंटिस्ट इसका ग्राफ देखते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है या नहीं है। वैसे तो साइंटिस्ट आपको पता है, आपने +1 क्लास के अंदर किया भी होगा, जो स्टूडेंट्स +1 क्लास के अंदर मैथ पढ़ के आए हैं उनको अच्छे से पता है। हमने +1 क्लास के अंदर एक 10th चैप्टर किया था जिसके अंदर y = x², यानी कि पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये आपको पता है पैराबोला कैसा बनता है। x एक्सिस के अंदर 1 2, y के अंदर -1 -2, y के अंदर 1 2, ठीक है, सॉरी x के अंदर -1 और -2। अब देखते हैं साइंटिस्ट, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, पैराबोलिक, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। आपको अच्छे से पता है, जब आप +1 क्लास के अंदर पैराबोला की इक्वेशन को पढ़ के आए हो तो आपको अच्छे से पता है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो अपर पैराबोला बनता है। अब आप इसके अंदर ये देखना, जैसे जैसे आप इसके अंदर x की वैल्यू डालते जाओगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपके पास निकलती जाएगी। y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगी। इसके अंदर चाहे तो आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालो या फिर x की वैल्यू नेगेटिव डालो, आपकी जो y की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग निकलती जाएगी। आपका जो ग्राफ कहीं भी बीच में नहीं टूटेगा, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस बन रहा है तो ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बन रहा है।
तो अपना ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये तो आपको पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस बने बिना टूटे। अब साइंटिस्ट एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उससे और अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शन का ग्राफ बीच में टूटता है। आप इसके अंदर साइंटिस्ट कोई भी एक सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल साइंटिस्ट आप सपोज मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। 1 इफ x लेस देन 0, 2 इफ x ग्रेटर देन 0। साइंटिस्ट इसका मतलब क्या है, आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि ये जो 1 और 2 है ये तो y की वैल्यू है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आपको सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर कोई भी फंक्शन दे सकता है, y इज इक्वल टू एक्स वाला कोई भी फंक्शन दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वगैरह वगैरह कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन के अंदर जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 डालेंगे, लेस देन का मतलब है कि 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब है माइनस की वैल्यू। इसके अंदर x की जब हम माइनस के अंदर वैल्यू डालेंगे तो अपना जो y की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। जब इसके अंदर अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए बताया है। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो साइंटिस्ट इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे अपना ओरिजिन होता है, ठीक है। तो वाई के अंदर साइंटिस्ट, वाई के अंदर ये 1 पॉइंट हो जाएगा और वाई के अंदर ये 2 पॉइंट हो जाएगा। एक्स के अंदर इस तरफ 1 2, इस तरफ -1 -2 हो सकता है। अब देखिए साइंटिस्ट, इसने अपने को जो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है x लेस देन 0 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 0 से छोटी डालेंगे, x की वैल्यू इस तरफ डालनी है अपने को, तो y की वैल्यू अपने पास 1 आएगी, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे साइंटिस्ट आपको x की वैल्यू शो कर रही है। x की वैल्यू आप कुछ भी डालो चाहे, लेकिन माइनस के अंदर डालनी है। x की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो y की वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी हर टाइम। ये तो इसके लिए ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट, थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पे इसने बोला है कि x की जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी है, यानी कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। 0 से छोटे होने का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल मान सकते हो कि x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, x को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ तो आपको पता 0 होता है, लेकिन x की वैल्यू इसने 0 के इक्वल नहीं दे रखी, इसने ओनली x की वैल्यू 0 से छोटी दे रखी है। तो आप मान सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। x की वैल्यू जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास पता है 1 ही आएगी, ठीक है। और सेकेंड के अंदर इसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो उस टाइम पे y की वैल्यू 2 हो जाएगी। 0 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, x की जब हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, इस तरफ डालेंगे, तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो y की वैल्यू साइंटिस्ट 2 कब आएगी, जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे कुछ भी। यानी कि यहाँ भी आपको साइंटिस्ट ध्यान रखना है, x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ी बड़ी है। आप ऐसे बोल सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पे आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो y की वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का तो ये ग्राफ बनेगा। अब आप इसके अंदर ये बताइए कि ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कि ये जो ग्राफ है लगातार बना है या नहीं बना। यहाँ देखिए आप, x की वैल्यू यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन से चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि 0 पे आके ख़त्म नहीं होती, 0 से पहले ही ख़त्म हो जाती है, यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बार में जो ग्राफ अपना यहाँ से चला है, मतलब यहाँ से चला है, जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई ग्राफ यहाँ से चल के यहाँ पे ख़त्म होता है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब सेम पॉइंट पे ख़त्म नहीं होता और ना ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होता, अलग पॉइंट पे ख़त्म होता है और अलग पॉइंट पे ग्राफ दोबारा से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके
यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का ये बीच में टूट जाता है, ये लगातार ग्राफ नहीं बन रहा, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा। अगर ये ग्राफ सेम पॉइंट पे ख़त्म होता और सेम पॉइंट पे वहीं से ही स्टार्ट हो जाता तो हम उसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल सकते थे, लेकिन इस टाइम पे ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि बीच में इतना पार्ट इसका टूट गया है। क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इतना जो पार्ट है बीच में, ये बीच में पार्ट इतना टूट गया है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपना कॉन्टिन्यूस नहीं बना, तो इसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, लगातार इसका ग्राफ नहीं बन पाया। अब बात करते हैं साइंटिस्ट कि ये जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस कब हो सकता था। ये तो डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ हो गया, अब देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ कब हो सकता था। तो इसी को लेंगे, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। ये तो आपको पता है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आगे सेम यही एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। कैसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे देखिए। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सेम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, वो देखना है क्या चेंज करते हैं। 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और 2 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, हमने जो ये एग्जांपल लिया था इसके अंदर ओनली x लेस देन 0 था और x ग्रेटर देन 0 था, लेकिन यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साथ में इक्वल का सिंबल लग गया। अब ये जो ग्राफ बनेंगे ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेंगे, देखते हैं कैसे कॉन्टिन्यूस बनेंगे ये ग्राफ। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिना टूटे बनेगा। तो चेक करते हैं, ये अपनी x एक्सिस हो जाएगी और ये अपनी y एक्सिस हो जाएगी। इसके अंदर x एक्सिस के अंदर 1 2, x एक्सिस के अंदर -1 -2, y एक्सिस के अंदर ये 1 हो जाएगा और ये अपना 2 हो जाएगा। इसको देखिए, जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 और 0 के इक्वल डालेंगे, x की वैल्यू या तो अपने को 0 डालनी है या फिर 0 से छोटी डालनी है, तो अपनी y की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। ठीक बात है, x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी डाल सकते हैं और 0 से छोटी भी डाल सकते हैं, तो अपने पास y की वैल्यू 1 आएगी। ये देखिए y की वैल्यू 1 यहाँ पे हो गई, x की वैल्यू 0, यहाँ पे अपना 0 होता है आपको पता है, 0 के इक्वल भी डालेंगे और 0 से छोटी भी डालेंगे तो y की वैल्यू अपने पास 1 आएगी। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट आप ध्यान देना, ये जो हमने सर्कल बनाया है इसको डार्क करना पड़ेगा। साइंटिस्ट मैं आपको यहाँ पे जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और ध्यान से नोट करना है कि क्या मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखिए ओपन सर्कल छोड़ा था, इस ओपन सर्कल का मतलब है कि ये वैल्यू x के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो 0 से छोटी थी, 0 के इक्वल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी है, x की वैल्यू 0 के इक्वल भी दे रखी है, तो इसका मतलब इसको हम डार्क करेंगे। यहाँ पे हमने ओपन सर्कल छोड़ा था, इसको डार्क सर्कल करेंगे, ठीक है ना। सेकंड के अंदर इसने बोल रखा है कि y की वैल्यू अपनी 2 हो जाएगी जब अपना x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 हो जाएगी जब हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर करेंगे या फिर 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे तो इसको हमें डार्क करना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए, आप अपना ये जो ग्राफ है ना ये कॉन्टिन्यूस किस प्रकार है, x की वैल्यू साइंटिस्ट चलते चलते यहाँ पे आके खत्म हो गई 0 के ऊपर, क्योंकि x की वैल्यू 0 के इक्वल भी दे रखी है, यानी कि x है चलते चलते 0 पे आके खत्म हो गया। और अपना जो सेकंड ग्राफ चला है वो भी 0 से स्टार्ट हुआ है, ये ग्राफ 0 पे खत्म हुआ और ये ग्राफ है 0 से ही स्टार्ट हो गया, मतलब सेम पॉइंट पे कोई ग्राफ आके खत्म हो रहा है और उसी सेम पॉइंट से कोई दूसरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट पे खत्म और सेम पॉइंट से स्टार्ट, इसका मतलब बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं है, ग्राफ है बीच में कहीं भी नहीं टूटा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसका कॉन्टिन्यूस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ कॉन्टिन्यूस बन रहा है तो ये अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये। ठीक है साइंटिस्ट, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे पता है। आप ऐसे सोचोगे कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0
डालते हैं तब भी वैल्यू 1 आती है, और यहाँ भी x की वैल्यू 0 के इक्वल डालते हैं तब भी वैल्यू 2 आती है। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ये यहाँ पे अलग अलग दो फंक्शंस की बात कर रहा है। अलग अलग अपने पास कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू कोई भी x वाला कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, और सेकंड अपने पास y इज इक्वल टू कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस फंक्शन के अंदर जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हो सकता है कि y की वैल्यू 1 आ जाए, और इस सेकंड फंक्शन के अंदर जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हो सकता है 2 आ जाए। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे मत सोचना कि x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 1 और 2 कैसे आती है। ये अलग अलग दो फंक्शंस की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ये तो आपको पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या अपने पास ओनली यही एक तरीका है, ग्राफ बना के ही तो चेक करेंगे क्या इसको कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो साइंटिस्ट अपने पास एक सेकंड तरीका होता है कि जिससे अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, इसका जो ग्राफ है वो रेगुलर बनेगा या नहीं बनेगा। सेकंड तरीका कौन सा है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूस ग्राफ या फिर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए अपना जो सेकंड तरीका है वो कौन सा है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन साइंटिस्ट आपको बिल्कुल इसी के अंदर नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, यहाँ पे क्या था, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो 0 से थोड़ी सी छोटी है या फिर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ग्रेटर है, लेकिन x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो साइंटिस्ट किसी भी वैल्यू की मतलब कोई भी जो x या y जो होता है उसकी वैल्यू किसी वैल्यू से स्मॉलर या फिर ग्रेटर हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट। यानी कि यहाँ पे जो x की जो लिमिट है इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे x टेंड्स टू 0। मैं आपको सेम एग्जांपल से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x टेंड्स टू 0, जो स्टूडेंट्स +1 क्लास से जो मैथ पढ़ गए हैं उनको अच्छे से पता है कि लिमिट क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, x की लिमिट 0 है। x की लिमिट को साइंटिस्ट हम LIM से लिखते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, या तो 0 से थोड़ी सी छोटी है या फिर थोड़ी सी 0 से बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कि x की वैल्यू थोड़ी सी 0 से छोटी हो। 0 से छोटी होने का मतलब -0.001 हो सकती है, या फिर थोड़ी सी 0 से ग्रेटर हो सकती है, जैसे कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकती है, 0.0001 हो सकती है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो साइंटिस्ट लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, +1 क्लास के अंदर हमने चैप्टर किया था, 11th चैप्टर किया था, +1 क्लास के अंदर हमने एक 12th चैप्टर किया था, वो अपना था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जो स्टूडेंट +1 क्लास के अंदर वो चैप्टर करके आए हैं उनको अच्छे से पता है लिमिट क्या होती है और लिमिट को कैसे सोल्व किया जाता है। साइंटिस्ट हमें कोई भी फंक्शन दे सकता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं y इज इक्वल टू fx। ठीक है, y इज इक्वल टू, आपको मैं एक फंक्शन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं कि x² + अपना फंक्शन दे रखा है। अब इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को लिमिट सोल्व करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, x टेंड्स टू 0 यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है वो 0 तो नहीं है, हो सकता है 0 से थोड़ी सी बड़ी हो सकता है 0 से थोड़ी छोटी हो। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट लिमिट सोल्व करते टाइम फंक्शन के अंदर जो वैल्यू तो x की है वो 0 के इक्वल ही डालेंगे, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ी सी आर बार हो सकती है, 0 के थोड़ी सी आसपास हो सकती है। तो यहाँ पे तो साइंटिस्ट हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 + 1 करेंगे 1, x² + 1, इसका तो अपने पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। ये तो आप सोचोगे हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो अपना एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। अगर मैं आपको बोल दूँ कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन अपना है x² - 4 अपॉन x - 2 है, इसमें आपको लिमिट पुट करनी है x टेंड्स टू 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 2 नहीं डाल सकते, आपको ये भी पता है x की वैल्यू है वो या तो 2 से थोड़ी बड़ी है, 2.001 हो सकती है,
या फिर 2 से थोड़ी छोटी हो सकती है, या जैसे कि 1.999 कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं है। लेकिन लिमिट सोल्व करते टाइम तो x की इसके अंदर जो वैल्यू 2 ही डालेंगे, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट आप इसके अंदर ना x की डायरेक्ट वैल्यू 2 नहीं डाल सकते। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट 2 डालते हो, 2 - 2 0, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और लिमिट को सोल्व करते टाइम कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ठीक है। ये बात हम +1 क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो +1 क्लास के अंदर मैथ पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, उनको अच्छे से पता है। x की वैल्यू यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 नहीं डाल सकते, तो फंक्शन को चेंज करना पड़ता है। इस फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे? इस फंक्शन को चेंज हम ऐसे करेंगे, जो x² - 4 दे रखा है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो x - 2 × x + 2 लिख सकते हैं। अपॉन में x - 2 दे रखा है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा। अपना ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन हो जाएगा x + 2। अब यहाँ साइंटिस्ट अपने पास एक सिंपल फंक्शन आ चुका है, इसके अंदर x की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 = 4, ठीक है। इसकी लिमिट ऐसे सोल्व होती है। साइंटिस्ट आपको लिमिट का अच्छे से पता चल गया। जिन स्टूडेंट को लिमिट का नहीं पता था उसको मैंने बता दिया लिमिट कैसे सोल्व की जाती है। अब साइंटिस्ट एक बार पिछले एग्जाम्पल पे जाते हैं। इसके अंदर क्या बोल रखा था, ये देखिए, इसने यही बात इसके अंदर बोल रखी थी, x की लिमिट है वो 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 0 से छोटी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे इसने बोला था कि x की लिमिट 0 है, ठीक है। साइंटिस्ट वहाँ पे जो अपने जो x की लिमिट वो 0 थी, और आपको कोई भी फंक्शन दिया गया था, जब आपने उसको सोल्व किया तो आपको ये पता चला कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि ये जो ग्राफ था बीच में टूट गया था, यानी कि फंक्शन के अंदर x की लिमिट हमने 0 पुट की तो वो इक्वल टू अपना नहीं आया फंक्शन के अंदर 0 डालने के बाद। इसका मतलब भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। यानी कि साइंटिस्ट इसने आप x की वैल्यू लेस देन के लिए सोल्व किया तो y की वैल्यू अपनी 1 आई, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके सोल्व किया तो y की वैल्यू 2 आई, ठीक है। x की लिमिट के लिए तो आपके पास 1 और 2 वैल्यू आई, लेकिन जब हम x की वैल्यू इक्वल टू डालते हैं 0, कोई सेकंड फंक्शन हो सकता है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 के डालते हैं, तब y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? तब इस टाइम पे साइंटिस्ट अपना जो ग्राफ था वो बीच में ब्रेक डाउन हो गया था, यानी कि अपना ग्राफ अलग पॉइंट पे खत्म हुआ है और अलग पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो साइंटिस्ट देखिए, फंक्शन आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है, फॉर एनी फंक्शन आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है। इस फंक्शन को चेक करना है कि ये जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन होती है, मेन कंडीशन होती है, वो नोट कर लेना। अब y = f(x) आपको फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए साइंटिस्ट एक लिमिट होती है, एक कंडीशन होती है। आपको किसी भी पॉइंट पे चेक करना है, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है ABC। जैसे कि हमने इस फंक्शन को हमने 0 पॉइंट के लिए चेक किया था, ठीक है। हम अपने को ये देखना था कि x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं या फिर थोड़ी सी 0 से छोटी पुट करते हैं या फिर 0 से थोड़ी सी बड़ी पुट करते हैं, तो जो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम यहाँ पे 1 के लिए चेक कर सकते थे, 2 के लिए भी चेक कर सकते थे, 3 के लिए भी चेक कर सकते थे, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर या फिर 3 से स्मॉलर हो सकती है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे किसी भी पॉइंट के लिए चेक करना होता है। मान लेते हैं वो पॉइंट A है, A की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अपने को कोई भी पॉइंट दे सकता है कि इस पॉइंट के लिए चेक कीजिए कि कोई ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए साइंटिस्ट कंडीशन अपनी ये होती है, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन इज इक्वल टू f(a)। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साइंटिस्ट ये है कि कोई भी फंक्शन f(x) है, उस फंक्शन f(x) को हम लिमिट डाल के सोल्व करेंगे और उस फंक्शन को हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब है कि फंक्शन में x की जगह a पुट करके सोल्व करेंगे। अगर दोनों बार अपने जो रिजल्ट है वो सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर किसी फंक्शन में लिमिट डालने के बाद रिजल्ट अलग आता है
और डायरेक्ट सोल्व करने के बाद अपना रिजल्ट अलग आता है, यानी कि ये दोनों रिजल्ट अपने इक्वल नहीं आते, तो ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल देके कैसे बताऊंगा ये देखिए, हम सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अपना फर्स्ट एग्जांपल साइंटिस्ट हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना था, लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे बना था वो भी देखिए इसके अंदर। इस कंडीशन को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हमने साइंटिस्ट फर्स्ट फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। अब ये देखते हैं कि ये अपना कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसको साइंटिस्ट अपने को चेक करना है, आप कोई भी पॉइंट मान सकते हो, 8.2 2 पॉइंट के लिए चेक करना है, तो इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि जिस पॉइंट के लिए अपने को चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक बार तो लिमिट डाल के सोल्व करेंगे और एक बार इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब ये है कि फंक्शन में x की जगह 2 डालेंगे। तो साइंटिस्ट इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, इसके अंदर हम डायरेक्ट x की जगह 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह 2 पुट करेंगे, फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये देखिए लिमिट डाल के इसको सोल्व किया तो भी 4 आया है, और डायरेक्ट फंक्शन को सोल्व किया तो भी अपना 4 आया है। दोनों रिजल्ट अपने सेम आ रहे हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन अपना दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन में जब इसको लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट सेम आता है जब फंक्शन को हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। दोनों टाइम पे अपना रिजल्ट सेम है, तो ये देखिए अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया भी था, ठीक है। अब साइंटिस्ट आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ऐसे क्लियर करेंगे कि मान सकते हैं कि आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 फंक्शन दे रखा है। अब आपको यह बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। साइंटिस्ट अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। इसका ग्राफ कहाँ पे बीच में टूटेगा या कहाँ पे नहीं टूटेगा, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो कॉन्टिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा, ये जो फंक्शन अपना वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट मैंने आपको अच्छे से कंडीशन बता रखी है, यही कंडीशन इसके लिए यूज होगी। और अपने को यहाँ पे चेक करना है 8x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के लिए चेक करना है कि 2 पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्ट चेक करते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए चेक करेंगे, फंक्शन अपना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले लिमिट डाल के सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे फंक्शन में x की जगह 2 पुट करके। तो साइंटिस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए जब आप यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करोगे, x की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अपना जो डिनोमिनेटर के अंदर रिजल्ट हो 0 आता है, लेकिन लिमिट को सोल्व करते टाइम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन को चेंज किस प्रकार करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। फंक्शन को हम इस प्रकार चेंज करेंगे, अपॉन में अपना एक्स माइनस 2 दे रखा है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल फंक्शन बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फंक्शन अपना क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 ही बचेगा ओनली। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, क्योंकि अपॉन वाला केस यानी कि नंबरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला केस है वो खत्म हो जाएगा। x की जगह डायरेक्ट 2 वैल्यू पुट करोगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये तो साइंटिस्ट इस प्रकार हम लिमिट को सोल्व करते हैं, लिमिट को सोल्व किया तो अपना जो रिजल्ट आया 4 आया है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं बिना लिमिट के यहाँ पे फंक्शन को सोल्व करना है, यानी कि फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट अपने को 2 पुट करना है। फंक्शन में x की जगह जब आप डायरेक्ट 2 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, अपॉन में
एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपॉन में 0 आ गया है, ठीक है। अपॉन में 0 आता है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये देखिए, जब हमने फंक्शन को लिमिट से सोल्व किया तो अपना रिजल्ट 4 आया है, डायरेक्ट सोल्व किया तो अपना रिजल्ट नॉट डिफाइंड आया है। तो यानी कि दोनों रिजल्ट सेम नहीं आए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब हमने फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व किया तो वो नॉट इक्वल टू आता है f2 के, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू आता है, तो ये जो अपना फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये जो अपना फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा आगे, जो भी ग्राफ बने वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं ग्राफ बीच में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट आपको मैंने कंडीशन बता दी कि कोई जो फंक्शन अपना वो कॉन्टिन्यूस कब होता है और कॉन्टिन्यूस कब नहीं होता। ये आप कंडीशन नोट कर लेना। साइंटिस्ट आपको पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस किसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का केस रीड किया है। अब बात करते हैं डेरिवेबल कि अपना जो डेरिवेबल होता है वो क्या होता है। ये बिल्कुल ईजी है साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट यहाँ पे सेकंड केस रीड करेंगे डेरिवेबल का। डेरिवेबल फंक्शन किसको बोलते हैं? तो साइंटिस्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने +1 क्लास से स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने +1 क्लास के अंदर मैथ नहीं पढ़ा था तो उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट डेरिवेबल का जो मीनिंग है ये आपको इसके अंदर ही नज़र आ रहा है। डेरिवेबल का मतलब है डेरिव प्लस एबल, यानी कि डेरिवेबल ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हो सके। डेरिव का मतलब होता है डेरिवेटिव, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा। डेरिवेटिव साइंटिस्ट हमने +1 क्लास के अंदर एक 12th चैप्टर किया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो साइंटिस्ट उसी डेरिवेटिव की यहाँ पे बात हो रही है। आपको ये भी पता है कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में पहले फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हो सके, ऐसा फंक्शन जो डेरिवेटिव के एबल हो उसको डेरिवेबल बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? साइंटिस्ट आपने जो +1 क्लास के अंदर 12th चैप्टर किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके अंदर आपने डायरेक्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया था। यानी कि उस टाइम आपको कोई भी फंक्शन गिवन होता था और आपने उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया था, लेकिन अपने को ये पता नहीं था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है भी या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन का साइंटिस्ट डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता है तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है वो डेरिवेटिव के योग्य है या नहीं है, ठीक है। तो बस अपने को यही फाइंड करना है यहाँ पे। ये साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है। कोई भी फंक्शन डेरिवेबल कब होगा और कब नहीं होगा उसके लिए अपने पास यहाँ पे एक कंडीशन होती है। फॉर एनी फंक्शन टू बी डेरिवेबल, कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा उसके लिए साइंटिस्ट आपके पास कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? इसके अंदर भी साइंटिस्ट लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा अपना। लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन अपना कोई भी दे सकता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स वाला कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन एफ एक्स माइनस फंक्शन एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। फंक्शन में x की जगह ए पुट करके जो सोल्व करेंगे अपना नया फंक्शन बनेगा, वो नया वाला फंक्शन ओल्ड फंक्शन से रिमूव करना पड़ेगा, अपॉन में x माइनस ए करेंगे और इस कंप्लीट फंक्शन को हम लिमिट से सोल्व करेंगे। ये तो अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अगर ये रिजल्ट अपना इक्वल आ जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का आपको पता है, ये तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड के अंदर माइनस लगता है। आपको पता है लिमिट प्लस और माइनस में कैसे सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि +1 क्लास के अंदर हम करके आए हैं। x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, फंक्शन अपना सेम रहेगा।
फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे जब हम राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे अपना जो फंक्शन एफ एक्स है वो चेंज हो जाएगा और लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन अपना थोड़ा चेंज होगा। अलग अलग फंक्शन है वो लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब आपके दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव हो सकता है, उसका वो फंक्शन अपना डेरिवेबल हो सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, जो ये a माइनस और a प्लस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसका मतलब राइट हैंड लिमिट है। तो साइंटिस्ट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो प्लस वन क्लास के अंदर जिन स्टूडेंट ने मैथ किया था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो नए नए प्लस टू क्लास के अंदर जो मैथ लिया है उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब और राइट हैंड लिमिट का मतलब आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। साइंटिस्ट कोई भी फंक्शन ले लीजिए, जो हमने इससे पहले भी आपको एग्जांपल देके बताया था, इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे साइंटिस्ट इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे दो लिमिट होती है, एक तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक अपनी राइट हैंड लिमिट होती है। अगर इस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट से सोल्व करें या फिर राइट हैंड लिमिट से सोल्व करें, दोनों टाइम पे अपने जो रिजल्ट सेम आते हैं तभी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है, वरना किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो सकती। एग्जिस्ट का मतलब लिमिट निकल सकती है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट निकल ही नहीं सकती तो उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए साइंटिस्ट अपनी ये कंडीशन होनी जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x टेंड्स टू नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x टेंड्स टू पॉजिटिव, यानी कि अपना जो ये एक्सिस होती है इस तरफ आपको पता है राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लेनी है और राइट हैंड लिमिट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो साइंटिस्ट इसका मतलब क्या, फंक्शन अपना दे रखा है एक्स स्क्वायर, फंक्शन एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको लेफ्ट हैंड से सोल्व करेंगे और राइट हैंड लिमिट से सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट को पता है वो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या डिफरेंस होता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पे हम लेट एज्यूम हर टाइम यहाँ पे लिमिट अपने को 0 के लिए सोल्व करनी पड़ती है। यहाँ पे मान सकते हैं कि x की जो x की लिमिट है वो 2 नहीं है, सॉरी x की वैल्यू 2 नहीं है, या तो 2 से थोड़ी बड़ी है या फिर 2 से थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 2 माइनस है कुछ ना कुछ, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, x की लिमिट है 2, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो मान सकते हैं कि 2 माइनस एच है, यानी कि 2 में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो 2 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये देखिए x टेंड्स टू 2 माइनस एच। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने लिमिट हो जाएगी एक क्रिएट, लिमिट क्या बनेगी यहाँ पे h की लिमिट साइंटिस्ट यहाँ से 0 बन जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा अपने पास, क्योंकि h की लिमिट बहुत छोटी है, h की वैल्यू वो या तो 0 के बिल्कुल पास में है या तो थोड़ी सी छोटी है या फिर थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे, x की जगह जब हम 2 माइनस एच पुट करेंगे और उसका स्क्वायर दे रखा है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व करनी है। तो इसको सोल्व कीजिए साइंटिस्ट, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने जो लिमिट है वो h की फॉर्म में बन गई और जो x है उसको हमने रिप्लेस कर दिया 2 माइनस एच की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि अपने को 2 माइनस करना है, यानी कि 2 माइनस एच, 2 में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ठीक है। तो इसको उसके ओपन करेंगे साइंटिस्ट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4h हो जाएगा। अब यहाँ पे साइंटिस्ट हम h की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा 4। इसको साइंटिस्ट हमने लेफ्ट हैंड लिमिट से सोल्व किया तो अपना रिजल्ट 4 आया है। राइट हैंड लिमिट से देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 प्लस, यानी कि इसके अंदर हम लेट मान लेते हैं x की जो वैल्यू है वो 2 प्लस कुछ ना कुछ h है, x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 प्लस h है। तो यहाँ से अपने पास लिमिट हो जाएगी
एच की लिमिट 0 बन जाएगी और एक्स की वैल्यू 2+h हो जाएगी, 2+h का स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे 4+h² प्लस 4h हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अपने पास 4 आएगी। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है। इसका मतलब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये साइंटिस्ट मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता चल सके कि किस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, किस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बस यही मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे किसी फंक्शन को लेके, अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाता है फंक्शन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। राइट हैंड के अंदर थोड़ा फंक्शन अपना अलग होगा और लेफ्ट हैंड के अंदर अपना फंक्शन थोड़ा अलग होगा। दोनों टाइम पे अपने रिजल्ट सेम आते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपना जो कोई भी फंक्शन है वो डेरिवेबल है, उसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए देखिए ये कंडीशन है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके अंदर भी दो कंडीशन अलग से आ जाती है। किसी फंक्शन को हम लिमिट से सोल्व तभी कर सकते हैं जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी फंक्शन की लिमिट निकल ही नहीं सकती, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तब हम उसकी लिमिट को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उस टाइम पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोई फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट तभी करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी और इज इक्वल टू अपना ये वाला पार्ट होगा, यानी कि फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे विदाउट लिमिट, अपने तीनों रिजल्ट सेम आएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब भी आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था। लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू एफ ए। अगर साइंटिस्ट अपनी ये तीनों कंडीशन आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, ये तीनों लिमिट अगर ये तीनों कंडीशन अपनी आ जाती है तभी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट आप बस ओनली इसके पर फोकस कर सकते हो कि अपनी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये दोनों पार्ट है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तो अपने उस टाइम पे है जब अपनी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर अपनी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो अपना बस ओनली यही वाला पार्ट आएगा। ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट पुट करने के बाद जो अपना रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तभी अपना फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो पाएगा। और डेरिवेबल के लिए मैंने आपको बता दिया है कोई फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, फॉर डेरिवेबल। डेरिवेबल साइंटिस्ट फंक्शन अपना तभी होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और अपना जो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव। यहाँ पे साइंटिस्ट ए पॉजिटिव या जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट से सोल्व करेंगे तो अपना फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, x माइनस ए ये कंडीशन है तो अपना फंक्शन डेरिवेबल है। साइंटिस्ट किसी देखिए कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो नोट कर लेना। ये साइंटिस्ट एक थोड़ा सा रिलेशन होता है डेरिवेबल और कॉन्टिन्यूस के बीच में। देखिए अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी मिलेगा। ठीक है, ये बात तो 100% श्योर है कि कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो वो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस मिलेगा ही मिलेगा, आपको उसके अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन आपका डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मे और मे नॉट बी डेरिवेबल। कॉन्टिन्यूस का केस में साइंटिस्ट कोई गारंटी नहीं है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन डेरिवेबल भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस कोई फंक्शन है तो वो डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो 100% आपको कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा। ठीक है, ये तीन रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपकी कंडीशन हो जाएगी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा उस टाइम पे, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी कोई फंक्शन डेरिवेबल कब होगा उस टाइम पे, और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है।